कल हम लोग ओनरशिप के कॉन्सेप्शन पर बात कर रहे थे। स्वामित्व की संकल्पना क्या है, और संकल्पना का मतलब ही ये हुआ कि स्वामित्व ये शब्द जब कहा जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाले परिणाम जिस स्वरूप में पहचाने जाते हैं वो किसी वस्तु के संबंध में आपको प्राप्त है। ये भाव आपके मन में कब आता है? ये भाव जैसे ही आपके मन में आएगा, बस वो भाव जिस घटना के कारण आपके मन में आएगा वो घटना ही स्वामित्व का स्रोत, उसी से स्वामित्व का स्रोत ये पैदा हो रहा है। यानी आप उसी घटना के कारण उस वस्तु के ओनर ये माने जा रहे हैं। समाज में आप देखें, आप किसी वस्तु के स्वामी खुद को कहते हैं तो क्यों कहते हैं? कोई घटना, कोई काम तो हुआ होता है। जब तक वो काम नहीं होता तब तक आप कोई भी वस्तु अपनी नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं मानते। आप किसी के साथ कितने भी लंबे समय रहे, लेकिन आप उससे कोई संबंध ये नहीं मानेंगे दोस्ती के अलावा। और दोस्ती कोई ऐसा संबंध नहीं जो कोई विधिक परिणाम पैदा करे। विधिक परिणाम नहीं, वो एक सामाजिक परिणाम पैदा करता है। विधिक परिणाम तीन ही तरीके से पैदा होंगे: विवाह, दत्तक ग्रहण, ठीक है, या रक्त संबंध। इसी से जो विधिक परिणाम है ये पैदा होंगे। आप किसी को पुत्र वत्स ये स्वीकार कर लो, कुछ नहीं होता। आपके मन में भी उसके प्रति पुत्र जैसा भाव ये कभी नहीं आएगा, और वो भी आपके घर को अपना घर कभी नहीं मानेगा। अपने घर जैसा मानना और अपना घर मानना दोनों बातें अलग अलग हैं। अपना घर तभी मानेगा जब आप उसे दत्तक ले रहे हैं। हालांकि दत्तक में कुछ होगा नहीं, लेकिन जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो जिस तरह से दत्तक लेना कहता है, जैसे ही आप उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे बस उसके मन में भी एक सुरक्षा का भाव यह आ जाएगा, और आपके मन में भी एक सुरक्षा का भाव यह आ जाएगा। इसके मतलब यह है कि कोई भी परिणाम ये किसी कृत्य से ही उत्पन्न हो सकता है। आप चाहते हो कुछ परिणाम पैदा हो तो कोई कृत्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वामित्व आप चाहते हैं किसी वस्तु के संबंध में आपको अर्जित हो जाए, तो स्वामित्व एक परिणाम का नाम है। अब वो परिणाम कैसा है? वो परिणाम वस्तु की प्रकृति और कानून के द्वारा अनुमत है, मान्य है, और वो परिणाम विभिन्न प्रकार के अधिकारों के रूप में है। उस अधिकारों के समुच्चय को ही स्वामित्व का नाम दिया गया है। आप चाहते हैं किसी वस्तु के संबंध में आपको स्वामित्व प्राप्त हो जाए, अर्थात अधिकारों का एक गट्ठर यह प्राप्त हो जाए। आप ये चाहते हैं, तो अधिकारों का यह गट्ठर उस वस्तु के संबंध में आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक एक निश्चित घटना यह न घटे। जब निश्चित घटना घटेगी तभी आपके मन में उस वस्तु के प्रति स्वामित्व का भाव यह पैदा होगा। तब तक स्वामित्व का भाव नहीं आ सकता, और स्वामित्व का भाव आपके मन में किसी वस्तु के प्रति आ गया तो क्या आया? आपके मन में जब किसी वस्तु के प्रति स्वामित्व का भाव आ गया तो इसका मतलब आपके मन में यह भाव आ गया है कि इस वस्तु के संबंध में, वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर जितने अधिकार संभव है, जितने भी अधिकार संभव है, वे सारे अधिकार यदि विधि अनुमति दे तो हमें प्राप्त है। यह भाव आपके मन में पैदा हो जाता है जैसे ही स्वामित्व शब्द कहा जाता है।
आप अगर डिफाइन करेंगे, यही स्वामित्व की संकल्पना है, यही कॉन्सेप्शन ऑफ दी ओनरशिप है। क्योंकि कॉन्सेप्शन का मतलब यह हुआ, जब भी कोई शब्द उच्चारित हो तो आपके दिमाग में कुछ परावर्तित हो, कुछ यानी वे विशेषताएं परावर्तित हो जो उस शब्द से पहचानी जाती है, वो जो उस शब्द से अभिव्यक्त की जाती है। आप कहते हैं हम अमुक वस्तु के स्वामी हैं, तो क्या रिफ्लेक्ट होता है आपके दिमाग में? जो रिफ्लेक्ट होता है वही स्वामित्व की संकल्पना है। रिफ्लेक्ट यह होता है कि इस वस्तु के संबंध में हमें समस्त अधिकार जितने अधिकार हो सकते हैं इस वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर और कानून की अनुमति के साथ वे सब हमें इस वस्तु के संबंध में प्राप्त है। ये भाव आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब स्वामित्व की संकल्पना अधिकारों से जुड़ी है, और अधिकार एक प्रकार के नहीं होते, या आप फील्ड के क्लासिफिकेशन से जानते हैं। अधिकार के रूप में है, यानी उस रूप में है जिस रूप में सामान्य बातचीत में आप अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकार विशेषाधिकार के रूप में भी है, अधिकार उन्मुक्ति के रूप में भी है, ठीक है ना। और अधिकार, ठीक है, दायित्व से मुक्ति यानी स्वतंत्रता इस रूप में भी है, शक्ति के रूप में भी है। अधिकार के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप कोई हो, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो उस वस्तु के संबंध में जिसके संबंध में आपने स्वामित्व दावा प्रस्तुत किया है, उस वस्तु के संबंध में ये भाव आपके मन में उत्पन्न कर देता है कि इस वस्तु के संबंध में प्रकृति, इस वस्तु की जो प्रकृति है उसे ध्यान में रखकर विधि द्वारा अनुमत ढंग से जितने अधिकार हो सकते हैं सब हमें मिले हुए हैं, ये आपके मन में भाव आता है। और ये भाव एक कृत्य का परिणाम है। हमने आपसे फिर कहा कि आपके मन में कोई भाव बिना किसी कृत्य के नहीं आता। हमने अभी उदाहरण दिया, आप जिंदगी भर किसी को पुत्रवत मानो, वो भी आपको पिता तुल्य माने, लेकिन आप और उसके बीच कभी भी पुत्रवत संबंध यही हो सकता है, पुत्र वो आपका नहीं हो सकता। वो अपनत्व तो आपसे कभी फील नहीं करेगा, और आप भी उससे वो अपनत्व तो कभी फील नहीं करेंगे। जो अपनत्व तो तब फील करेंगे जब बस उसे दत्तक लेने। आप जैसे ही उसे अडॉप्ट करेंगे उस तरीके से जो कानून निर्धारित करता है, उसके मन के भाव बदल जाएंगे और आपके मन के भाव ये भी बदल जाएंगे। लिविंग में कोई सालों साल रहे, लेकिन उसके मन में वो सुरक्षा नहीं हो सकती जो पत्नी या पति के मन में होती है। लिविंग के पार्टनर के साथ हो सकता है आप घर छोड़कर कभी ना जाओ, और सामान्य नियम तो यही है कि 7 समंदर पार से भी शादी करके आप जिसे ले आते हो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ के चले जाते हो कहीं भी घूमने, और कोई गड़बड़ नहीं होती। इसका मतलब कुछ विधिक परिणामों को पैदा करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो स्वामित्व एक संकल्पना है जो अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों, शक्तियों इनसे जुड़ी हुई है। स्वामित्व एक संकल्पना का नाम है। स्वामित्व अपने में कुछ है ही नहीं, स्वामित्व एक मनोभाव है। स्वामित्व तो सिर्फ मनोभाव है, और क्या है? इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये मेरा है, नाम लिखा है तुम्हारा, ये मनोभाव है सिर्फ। और ये मनोभाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपने इसे अपना कहने का हक हासिल करने के लिए इसके लिए कुछ किया है, और वो जो किया है आपने उसे हम लोगों ने कल विस्तार से समझा था।
आधुनिक समाज में वो आप खरीदने के माध्यम से, दान के माध्यम से, बंधक के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से ये करते हो, ठीक है। और वो करना जिसके आधार पर आपको किसी चीज का स्वामित्व, अर्थात स्वामित्व का मतलब क्या हुआ? अधिकार, विशेषाधिकार, यही तो हुआ। वो आपको कानून के माध्यम से भी दिया जा सकता है, जैसे कि आप यूपी जेडएम देखते हैं, आपको स्वामित्व तो मिला हुआ है किंतु सीमित, ठीक है। आपको स्वामित्व तो है आपकी भूमिधरी में किंतु सीमित, परम स्वामी राज्य है, लेकिन आप भी है, क्योंकि स्वामित्व तो अपने में कुछ नहीं है, स्वामित्व तो सिर्फ अधिकार और कर्तव्यों का गट्ठर है, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य आदतन मुंह से निकल गया, ठीक है। ये सिर्फ गट्ठर है, ये विधि की क्रिया से आपको मिल सकता है, या फिर ये आपके कुछ करने का परिणाम ये हो सकता है। आपने कुछ किया, लेकिन बिना कुछ किए आपको ये नहीं मिलेगा, बिना कुछ किए नहीं मिलेगा। बिना कुछ किए मीनिंग जब कानून दे दे, लेकिन कानून ने दिया ना, कानून भी ना दे, आप भी कुछ ना करो तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कब्जा हो सकता है आपके पास, बड़ी चीज आपको मिल गई, लेकिन स्वामी तो थोड़ी मिल गया, स्वामी नहीं मिला, स्वामी के लिए आपने धारित की है वो, ठीक है ना। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग आपने देखा था, स्वामी को वापस मांगने का हक है, स्वामी के विरुद्ध आपका कोई हक नहीं है, अन्य समाज के विरुद्ध आपके कब्जे का हक है, यानी धारण करने का हक यह है आपका। और कई बार स्वामी के विरुद्ध भी इसे प्रतिधारण करने का हक दे दिया जाता है, लेकिन वो प्रतिधारण ही रिटेन करने तक सीमित है। टेलर को आपका कपड़ा प्रतिधारित करने का हक है, ठीक है ना, जब तक कि उसकी मेहनत उसे न दे दी जाए। स्वामी नहीं हुए आप। अधिकार जो वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विधि द्वारा अनुमत ढंग से जितने प्रकार के संबंध है सब आपको उस संबंध में मिल गए, नहीं नहीं, ये नहीं है। कुछ काम करना पड़ता है, तब ये मेरे का भाव पैदा होता है, ठीक है। और सब कुछ मनोभावों का खेल है, मनोभाव ही तो है और कुछ नहीं, ठीक है। मनोभाव बदलने से सारी बात बदल जाती है, ठीक है। कुछ काम हुआ और आपने वस्तु का स्वामी अपने को मान लिया, ये स्वामित्व की संकल्पना है। तो स्वामित्व एक संकल्पना है जो संपत्ति के संबंध में जुड़ी हुई है, और ये जिस पदार्थ के संबंध में है, ठीक है, आपको अधिकार देती है, वह पदार्थ आपकी संपत्ति समझा जाता है। और वे अधिकार जो आपने किसी काम को करने के माध्यम से किसी पदार्थ के प्रति प्राप्त किए हैं, वे अधिकार इकट्ठे एक साथ स्वामित्व के नाम से पुकारे जाते हैं। इट इज द कंसेप्शन, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब ये दिमाग में नहीं बैठता आपको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। हमें हुई है, और हमने ये सब कुछ ऑब्जर्व कर जाना है, अनुभव से जाना है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं को जरा ढंग से देखिए तो सब कुछ अपने आप नजर आने लगता है। जरा एक बार देखिए तो ये आपके मन में भाव पैदा हो रहा है कि हम किसी के पुत्र, क्यों? कोई काम है, कोई काम है उसके पीछे। पुत्र आप भाव हो सकता है, धर्मज पुत्र का भाव ये अलग ढंग की बात है। वो क्यों है? क्योंकि आप जिसके पुत्र हैं उन मां बाप के बीच एक विधिपूर्ण विवाह यह अस्तित्व में है, वो ना हो तो अब धर्मज पुत्र ये भाव ही नहीं पैदा होगा आपके मन में, ठीक है। तो कोई भी भाव किसी कृत्य का परिणाम है, तो स्वामित्व भी किसी कृत्य का परिणाम है। और स्वामित्व इकट्ठे एक साथ क्या हुआ है? अधिकारों का समूह है। अधिकार वे जो वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर
विधि द्वारा अनुमत ढंग से आपको उस वस्तु के संबंध में प्राप्त हो सकते हैं जिस पर आपने किसी काम के माध्यम से अपने स्वामित्व को क्लेम किया है, दावा किया है। ठीक है, पहले जब बात शुरू हुई तो जो डेफिनेशन देने वाले लोग आए उन्होंने स्वामित्व को अबाधित, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट माना। उन्होंने कहा इसमें कोई बाधा पैदा नहीं हो सकती, इसे सीमित नहीं किया जा सकता किसी भी ढंग से। ठीक है, और वो बात कहां पैदा हुई? रोम में। उन्होंने कहा डोमिनियम है ये, और डोमिनियम ये निरपेक्ष काम के आधार पर पैदा हुआ और ये अबाधित। आप किसी भी ढंग से इस पर सीमा ये नहीं लगा सकते। आप सीमा लगाएंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन धीमे धीमे ध्यान में आया कि अगर सीमाएं अधिरोपित नहीं की गई तो मनुष्य की प्रवृत्ति तो अर्जनशील है ना, उसमें योग्यता भी है। वो जो अर्जित करेगा, प्रारंभिक तौर पर उसने डोमिनियन जिस संपत्ति पर कायम कर दिया उससे तो बढ़ाएगा वो, और धीमे धीमे बढ़ाता ही चला जाएगा। और जब बढ़ाता ही चला जाएगा तो समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं वे तो सीमित हैं, असीमित तो है नहीं। तो एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ पहुंच जाएगा, और जब एक ही व्यक्ति के तो पास सब कुछ पहुंच जाएगा तो ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि इस अर्जनशीलता की प्रवृत्ति को हमने दबाया तो एक तो मूल प्रवृत्ति है, इसे हम दबा नहीं पाएंगे। मूल प्रवृत्ति आदमी की दबाई तो नहीं जा सकती, और अगर दबाई मूल प्रवृत्ति तो अव्वल तो दबेगी नहीं, और जिस लेवल तक हम जबरदस्ती दबाएंगे उस लेवल तक ये गंभीर क्षतिकारक परिणाम देगी। आदमी शराब पीना चाह रहा है क्योंकि मूल वृत्ति नहीं है उसकी शराब पीना, वो उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। इसके बाद हम उसे तो बंद नहीं कर पा रहे, वो चुराग पीने लगता है, तो वृत्ति ये कैसे दबा लेंगे? तो जब उसकी मूल वृत्ति हम दबा नहीं पाएंगे, और अगर हमने दबाने का प्रयास किया तो जहां तक दबा पाएंगे वहां से खतरनाक परिणामों के अलावा कुछ सामने नहीं आना। आप शराबबंदी करके देख लो, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, रेवेन्यू लॉस होगा। इसके अलावा शराब उतनी ही पी जाएगी जितनी आज पी जा रही, ठीक है। ये क्रियाशील दृष्टिकोण है जो समाज को देखकर विकसित हुआ है, और यह क्रियाशील दृष्टिकोण इस बात का विरोध करता है कि सैद्धांतिक तौर पर जो दृष्टिकोण होना चाहिए कि शराबबंदी की जाए, ठीक है, यह क्रियाशील दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण का विरोध करता है और हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि शराबबंदी न की जाए, ज्यादा बेहतर है। ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और जब किसी भी वस्तु के प्रति देखने का दृष्टिकोण फंक्शनल हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, यानी कोई चीज समाज में किस तरह काम कर रही है, तो फिर आवश्यकता पर आधारित विधिशास्त्र ये पैदा हो जाता है। क्योंकि फिर आपको वो दिखाई देता है कि आप कहो कुछ भी, चीज का जो प्रभाव हो रहा है समाज में वो इस तरह हो रहा है, इसका मतलब समाज की ये आवश्यकता है, तभी तो आप कुछ भी कहो प्रभाव उसका दूसरे ही ढंग से दिखाई दे रहा है। तो जब वो आवश्यकता है समाज की, तो उसे ध्यान में रखकर अगर सामाजिक व्यवस्था ये निर्मित की जाए तो सामाजिक व्यवस्था ज्यादा प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप सो कॉल्ड पढ़े लिखों के बीच बैठ जाओ, पूछो वोट किसे देना चाहिए? जो रोजगार दे, शिक्षा दे, आय के साधन बढ़ाए, आदि आदि। और जिस दिन जरा पोलिंग बूथ पे देखना किसे वोट दिया, फलाने तो हमारे जाति के हैं, एक भी नहीं देगा, एक भी नहीं देगा। विकास के नाम पर कोई नहीं देगा। अगर हम मोदी को वोट देंगे इसलिए क्योंकि वो हमें लीडर, एज ए लीडर अच्छे लगते हैं,
ठीक है, आप राहुल गांधी को देंगे तो इसलिए क्योंकि आप मोदी विरोधी हैं। न मोदी के कार्यों का कोई मूल्यांकन होगा न राहुल गांधी के। ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके मतलब हिंदुस्तान का समाज जातियों में बटा है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा और इस सच्चाई को स्वीकार करके जब हम सामाजिक व्यवस्था का विनियमन करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था ज्यादा प्रभावी होगी। अन्यथा वो आदर्शों की बातें होती रहेंगी। आप देख लो ना, आज भी अभी हम अखबार पढ़ रहे थे, वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में छात्राओं के बीच चुनाव पर चर्चा हुई, वोट किसे देंगे जो शिक्षा और रोजगार के साधन विकसित करेगा। वो 1947 से विकसित हो रहे हैं शिक्षा और रोजगार के साधन। ठीक है, रायबरेली भुवन कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जाकर देख लो। ठीक है, और गांधी परिवार द्वारा उसका प्रतिनिधित्व हुआ है, जो देश का सबसे शक्तिशाली परिवार रहा है लंबे समय तक। कुछ नहीं है वहां। ठीक है, सवाल यह है कि कुछ नहीं, बेकार की बात है, क्रियाशील विदिशा। ठीक है ना। तो स्थिति यह है कि स्वामित्व विशेषाधिकारों आदि का गठन ये है, और हमें क्रियाशील पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, कि आखिर स्वामित्व समाज में किस रूप में समझा जा रहा है। तो प्रारंभिक तौर पर जो हम देखते हैं तो रोम के समाज में डोमिनियम के तौर पर देखा गया है, और डोमिनियम के तौर पर जितने वस्तु के संबंध में संभव अधिकार हो सकते हैं वो सब उस व्यक्ति में निहित माने गए जो स्वामी उसका कहलाए। स्वामी हमारे यहां जिसके पास डोमिनियम था उस वस्तु का, और ये एक घटना के आधार पर पैदा हुआ। लेकिन कालांतर में ये देखा गया कि मनुष्य की अर्जनशील प्रवृत्ति है, और अर्जनशील प्रवृत्ति है तो वो अर्जन तो करेगा। आप अगर उसकी अर्जनशील प्रवृत्ति को दबाने का प्रयास करेंगे तो आप प्रयास कितने भी कर लो, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, मूल वृत्ति है, उसी के नाते वो काम करेगा। ठीक है, आप नाटक ऐसा करते रहे, उस नाटक के कारण परिणाम तो कोई नहीं होना, तो उस मूल प्रवृत्ति को हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उस मूल प्रवृत्ति को ऐसे ही बढ़ने दिया तो स्थिति क्या आएगी? संसाधन तो सीमित है, तो एक दिन सब उसी के पास पहुंच जाएंगे, एक ही व्यक्ति के पास। या इस बात की संभावना तो है ही कि बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाए, और जब यह स्थिति आएगी तो यह व्यक्ति जिसके पास समाज के यानी पृथ्वी पर मौजूद वे उपहार जो जीवन के लिए जरूरी हैं, वे सारे के सारे केंद्रीभूत होने लगे, तो इस व्यक्ति की परिस्थिति, इस व्यक्ति की दशा, इस व्यक्ति का स्टेटस ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ये सबको दबाने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ये सोसाइटी के जो रेगुलेटर हैं, सोसाइटी का जो विनियमन करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए स्वामित्व की डेफिनेशन शुरू है। ठीक है ना, स्वामित्व की परिभाषाएं करने का, क्योंकि देखिए बात हमेशा सैद्धांतिक स्तर पर शुरू होगी, बात हमेशा सैद्धांतिक स्तर पर। ठीक है, जब तक किसी भी बात को सिद्धांत का आधार नहीं मिलेगा, बात निराधार रहेगी, बात निराधार रहेगी। आपको बात का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। जब तक आप बात को जस्टिफाइड सिद्ध नहीं कर सकते, समाज मानेगा नहीं। चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई जिसने कोई काम करके किसी वस्तु का स्वामित्व अर्जित किया, अर्थात उस वस्तु से लाभ लेने का हक यह अर्जित किया, उसे मिलना चाहिए। आप भी अर्जित करो, समान अवसर है आपके पास। आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप समाज की व्यवस्था में व्यवधान ये पैदा कर रहे, इसका औचित्य कोई अस्वीकृत नहीं कर सकता कि जो उसने पैदा नहीं किया उस पर उसका हक नहीं होना चाहिए लाभ लेने का। चोर भी नहीं कर सकता, चोर भी बीच जस्टिफिकेशन देता है चोरी के, ये नहीं कहता कभी कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, ये नहीं कहता है, बीच जस्टिफिकेशन देता, गरीबी थी, भुखमरी थी, ऐसा था वैसा था,
आदि आदि। ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए बात हमेशा सैद्धांतिक आधार के साथ शुरू होगी। जब ये एक विचार मन में आया कि डोमिनियम की संकल्पना के साथ, यह हिंदू विधि शास्त्र में जो स्वामित्व की संकल्पना प्रारंभिक काल में है, ठीक है ना, या इंग्लैंड में जो सेशन का अधिकार निर्धारण करने का अधिकार, उसके माध्यम से जो संकल्पना विकसित हुई, वो तो यहां तक ले जाएगी कि समाज के सारे संसाधनों पर कुछ लोगों का हक ये हो जाएगा, ये समाज के अधिकांश संसाधनों पर कुछ लोगों का हक ये हो जाएगा। जब ये ध्यान में आना शुरू हुआ तो स्वामित्व को डिफाइन करने का प्रयास शुरू हुआ। इसलिए स्वामित्व की डेफिनेशंस जब आप देखना शुरू करेंगे तो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर आपको दिखाई देगा। और वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर, शुरुआती जो डेफिनेशंस स्वामित्व की, वे स्वामित्व पर किसी ढंग का प्रतिबंध ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे डोमिनियम, इसमें भी कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया, ये तो संकल्पना की बात है। जैसे जस्टिस होम्स अमेरिका में, हेडनबर्ग, इन सबकी परिभाषा है। होम्स क्या कहते हैं? ठीक है, होम्स कहते हैं स्वामी का अर्थ है जिसे वस्तु के संबंध में सबको बहिष्कृत कर देने का हक ये मिला हुआ हो और स्वयं वो किसी के प्रति दायित्वाधीन न हो, तब आपके पास स्वामित्व है किसी वस्तु के संबंध में। अब ये परिभाषा स्वयं में बड़ी असंतुलित, बड़ी निरंकुश ये दिखाई देती है। इसमें स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने का कोई सोर्स ये नहीं है। लेकिन ये इनिशियल डेफिनेशंस है, बात तो इनिशियल तौर पर ही शुरू होती, फिर उसमें कमियां नजर आनी शुरू होती, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, और इसीलिए सिद्धांत रखा गया एक निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छुपा है, क्योंकि वो कमियां निकालेगा और तब चीज को, ठीक है, उसके संस्कारित स्वरूप में विकसित करने में मदद ये मिलेगी। संस्कारित का मतलब हमेशा शुद्ध होता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है संस्कारी बनिए। ये संस्कारी बनिए मीनिंग देर भाई इंसान शुद्धता में, प्योरिटी में जैसा होना चाहिए वैसा बनिए, ठीक है ना। संस्कारित का मतलब ये है। तो संस्कारित स्वरूप में विचार या वस्तु विकसित हो सके, इसके लिए निंदक की भूमिका है, क्योंकि वो सामने बैठकर कमियां निकालता है। तो शुरुआती जो डेफिनेशन है स्वामित्व की, वो क्या कहती, ये एक ऐसा हक है जो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और इस हक के कारण से वो क्या करता है, असीमित अनियंत्रित अधिकार ये प्राप्त कर लेता है। यानी वो सबको बहिष्कृत कर देने की शक्ति रखता है, खुद वो किसी के प्रति दायित्वाधीन नहीं है। ठीक है, ये स्वामित्व की स्थिति है और ये बड़ी असंतुलित और असीमित स्थिति है। हेडेनबर्ग कहते हैं कि एक वस्तु के संबंध में जितने अधिकार हो सकते हैं, जितने अधिकार हो सकते हैं, जितने, यानी वही जैसे प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रताएं जितने प्रकार की हो सकती, इंक्लूडिंग 19, ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के सहित जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द टर्म पर्सनल लिबर्टी। ऐसे ही हेडेनबर्ग कह रहा है जितने अधिकार होते जो आप सोच सकते हैं, व्यवस्था का, प्रबंध का, दान देने का, प्रतिभूति के तौर पर जितने हो सकते, वो जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाए किसी वस्तु के संबंध में, तो वह उसका स्वामी है। अब देखें, ये बड़ी असंतुलित डेफिनेशंस आई हैं, ठीक है ना। ये अच्छा, फिर ये सारी डेफिनेशंस 20वीं सदी में डेवलप हुई, जबकि संपत्ति 20वीं सदी से बहुत पहले आदमी के विकास के साथ साथ विकसित होना प्रारंभ हो गई। लेकिन संपत्ति किस तरह विकसित हुई, ये सोच तो व्यक्ति में तब आएगी जब वो शिक्षित हो जाएगा, जब वो सोचने की शक्ति ये प्राप्त कर लेगा, जब वो सोचने की शक्ति प्राप्त कर लेगा तभी तो होगा। तो सोचने विचारने की शक्ति तो अब आएगी ठीक से। इस समय ये परिभाषाएं विकसित होना शुरू हो रही हैं और प्रारंभिक परिभाषाएं स्वामित्व की बड़ी असंतुलित और अनियमित ढंग से हमारे सामने आ रही है। फिर इनमें रिफॉर्म ये शुरू होता है। फ्रेंच सिविल कोड की परिभाषा, स्विट्जरलैंड की परिभाषा, ये विधि के विनियमन को, विधि द्वारा
स्वामित्व को सीमित किया जा सकता है, इस विचार को स्थान देती दिखाई देती है। ये विकास है। ठीक है, आप फ्रेंच सिविल कोड में दी गई परिभाषा पढ़, तो वो कहते हैं विधि द्वारा अनुमत, विधि द्वारा अनुमत, इसका मतलब महत्वपूर्ण सीमा आ गई। अब अनियंत्रित नहीं रहा, अब बाधित नहीं रहा स्वामित्व, अब विधि द्वारा इस पर प्रतिबंध ये लगाया जा सकता है। वो कहता विधि द्वारा अनुमित निस्तारण का अधिकार और उपभोग का अधिकार, ये अगर किसी को है तो वो स्वामी है। विधि द्वारा अनुमित यानी निस्तारण भी विधि के मुताबिक। जैसे ये चीज आप हमारे यहां जड़े में भी देखेंगे। जड़े में उन्होंने कहा कि आपको सीमित स्वामित्व है, लेकिन इस सीमित स्वामित्व के अंतर्गत भूमिधरी को अंतरित करने का हक है। रोज खेत बेचते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन आप किसी विदेशी को खेत नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। निस्तारण का हक है, किंतु विधि द्वारा अनुमित सीमा के भीतर। तो स्वामित्व तो एब्सोल्यूट नहीं रहा। एक तो स्वामित्व में जो गट्ठर है इसको अलग अलग करना संभव हो गया है, क्योंकि गट्ठर के तौर पर डेफिनेशन ये आई है सामने, तो स्वामित्व को अलग अलग करना संभव हो गया। सीमित सब दे देंगे, एब्सोल्यूट ओनरशिप है आपके पास, ये चरम स्वामित्व है आपके पास, आपको कुछ दिया, सीमित स्वामित्व है आपके पास। लेकिन सीमित स्वामित्व तो भी है तो आप स्वामी, एक पूर्ण स्वामी है, एक सीमित स्वामी है, ठीक है ना। सहस्वामी ये हो सकते हैं, एक ही संपत्ति के शेयर होल्डर है, सहस्वामी है। न्यासबद्ध स्वामित्व आप में हो सकता है, और हिताधिकारी का स्वामित्व हो सकता है। भाई न्यास संपत्ति है, न्यासी है, हिताधिकारी के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। लेकिन पूरे संसार के विरुद्ध हिताधिकारी को हटा दें, पूरे संसार के विरुद्ध तो वो सारे अधिकार रख रहा है, ठीक है ना। तो न्यासवत स्वामित्व हो सकता है आपका। तो स्वामित्व को अलग अलग ढंग से देखना यह संभव हो गया, ठीक है ना। तो फ्रेंच सिविल कोड में महत्वपूर्ण सीमा यह स्वीकार हुई। स्विट्जरलैंड में भी विधि द्वारा अनुमत देन का अधिकार, उपभोग का अधिकार। दूसरा अगर हस्तक्षेप करे अनुचित ढंग से तो उसे अपवर्जित करने का अधिकार। इन सब अधिकारों के रूप में स्वामित्व की व्याख्या हुई। तो प्रारंभिक परिभाषाएं असंतुलित स्वामित्व की बात करते हैं, लेकिन कालांतर में इन पर रेगुलेशन विनियमन स्वीकार हुए। इसके बाद जो विचारक सामने आए हैं, विभिन्न विधि विचारक, इन्होंने भी स्वामित्व के संबंध में सोचना शुरू किया कि स्वामित्व की प्रकृति क्या है। ये वस्तु के साथ व्यक्ति का संबंध ये है, या ये एक अधिकार है जो व्यक्ति, एक अधिकार मीनिंग में अधिकारों का समुच्चय है, जिसे एक अधिकार के रूप में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को भी तो मिलाकर आप एक बोलते हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप मिला देते हैं, फिर उसे एक बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में तो ऐसा बहुत बार होता है कि चीजों का समुच्चय उसे एक मान लेते हैं, और एक फिर जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो इज एंड ये लगा देते हैं, जो कि सिंगुलर नंबर के साथ यूज होती है, ठीक है। अब इस समय द पार्लियामेंट इज वर्किंग ऐसे करके बोलते हैं, पार्लियामेंट जबकि समूह है पार्लियामेंटेरियंस का, मोर देन वन है, वो एक निकाय है, लेकिन निकाय के तौर पर उसकी एक की प्रस्थिति ये मान लिया, और उस ढंग से उसे एक करके मान लिया। तो यहां भी विचारकों ने यह सोचना शुरू किया कि विभिन्न प्रकार के अधिकार, इन्हें मिलाकर एक अधिकार के तौर पर उन्होंने कहा कि अधिकार ये और व्यक्ति है, इसके बीच के संबंध को ही स्वामित्व कहते हैं। यह वस्तु जिस पर वो अधिकार का प्रयोग कर रहा है, उसके और स्वामी के बीच के संबंध को स्वामित्व कहा जाता है।
तीसरे प्रकार के, हमने कहा ना देखने वाले की दृष्टि है। जैसे एक ने देखा कि स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है, यानी स्वामित्व जो एक काम का परिणाम है, वो काम जिसने जैसे ही किया तो वो काम जिस वस्तु से ताल्लुक रख रहा है वह वस्तु उसके स्वामित्व के अधीन मानी गई और उसके कारण उसने उस वस्तु से एक संबंध स्थापित कर लिया, जिस संबंध को स्वामित्व का नाम दिया गया। इस प्रकार यह स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के बीच विद्यमान संबंध का नाम है और इस संबंध के कारण इस व्यक्ति ने इस वस्तु पर तीन प्रकार के अधिकार ये अर्जित कर लिए, प्रयोग के, व्ययन के, ठीक है, प्रयोग के, व्ययन के और अंतरण के, ठीक है, ये अधिकार हासिल कर। एक की दृष्टि ये है, ये ऑस्टिन की दृष्टि है, ऑस्टिन की दृष्टि है। सामान्य ने देखा इसी चीज को, तो सामान्य ने देखा कि वस्तु से तो कोई मतलब ही नहीं है, स्वामित्व, ये संबंध स्वामित्व। जब आपने एक काम किया, उस काम के कारण एक वस्तु पर अधिकारों का समुच्चय, जिसे सिंगुलर अधिकार के नाम से पुकारा गया, वो अधिकार आपको उस वस्तु पर मिल गया, आपको उस वस्तु पर अधिकार मिला। इसके मतलब स्वामित्व के कारण आपके स्वत्व के जो अधीन हुआ वो वस्तु नहीं थी, अधिकार था, ठीक है ना। देखने की दृष्टि है और कुछ भी नहीं है, केवल दूर खड़े होकर देखिए और समझिए, बड़ा मजा आता है कि देखिए ऑस्टिन जहां पर खड़े होकर देख रहे हैं चीज को, उन्हें यह दिखाई दे रहा है, सामान्य जहां पर खड़े होकर देख रहे हैं उन्हें यह दिखाई दे रहा है। आप कहीं खड़े होकर दिखाई देंगे, आपको कुछ और दिखाई दे सकता है। जैसे कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे कि भाई वो कॉमन सिविल कोड की क्या जरूरत, पहले तो शिक्षा दो सबको, पहले जीएसटी हटाओ, ठीक है ना। हमारी दृष्टि क्या हो सकती है कि भाई सब स्वतंत्रता काहे के लिए पाई, स्वतंत्रता काहे के लिए पाई। आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जो कुछ आप कर रहे हो, आपकी गतिविधियों का जो भी लक्ष्य है वो काहे के लिए, सबसे पहले रोटी, सबसे पहली चीज रोटी, मिठाई बाद की है, टीवी बाद है, इवन सोना भी बाद में है, पहले पेट पूजा, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कामों में। सबसे पहले वो किया जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहली जो लड़ी गई समानता के लिए, समानता वो तत्व था जिसके लिए संघर्ष हुआ, किसी शिक्षा के लिए नहीं हुआ, किसी रोटी के लिए नहीं हुआ, समानता यानी सम्मान, इसके लिए हुआ सबसे पहला संघर्ष। गांधी जी तो घूम रहे थे आराम से, जब ट्रेन के डिब्बे से उठाकर बाहर फेंक दिए गए, यानी अपमान हुआ, यानी समानता नहीं मिली, तब प्रतिहिंसा जन्मी, तब स्वतंत्रता के आंदोलन की सूत्रपात यह हुआ है। तो समानता ये पहला लक्ष्य है। जीएसटी रहे या भाड़ में जाए और बढ़ जाए, वो चीज जिसके लिए फ्रीडम की फाइट हुई, जिसके लिए फ्रीडम फाइट हुई, जिसके लिए स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, जो सबसे पहली मांग है मानव अस्तित्व की, वो सबसे पहले होनी चाहिए। सब कुछ इसके बाद, सब कुछ इसके बाद। ये मेरा दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जिन्हें कुत्ते के साथ बैठकर खाने में भी अपमान अनुभव नहीं होता, बस खाना अच्छा होना चाहिए। भाई अगर खाना अच्छा है तो तुम कुत्ते के साथ बैठ के खा लोगे। भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि शिक्षा दे दी जाए, समानता भले ही ना दी जाए, इसका मतलब सुविधा, क्योंकि शिक्षा सुविधाओं की जननी है, तो इसका मतलब सुविधा तुम्हें दे दी जाए, सम्मान भले ही ना दिया जाए, तो कुत्ते के साथ बैठ के खिला देते हैं, खाना बहुत अच्छा दे देंगे, कैसा लगेगा आपको। जबकि सिद्धांत तो यह कि आजादी के सूखे चने गुलामी के हलवे से ज्यादा बेहतर है।
सूत्र रूप में कहा क्या? सूत्र रूप में तो समानता की ही मांग है। तो चीजों को देखने के दृष्टिकोण हो सकते हैं, और वो दृष्टिकोण आपके जीवन दर्शन से निर्मित होते हैं। आपका अपना जीवन दर्शन क्या है? जैसे हमने पहले भी कहा आपसे कि आपसे पूछा जाए कि रिक्शा चलाना बेहतर है या घास छीलना, तो मेरे दृष्टिकोण से घास छीलना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि घास छीलने में समय अधिक लगेगा। भाई गट्ठर भर घास छीलेंगे तभी तो बिकेगी, कीमत भी कम मिलेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, श्रम भी ज्यादा होगा, और बहुत कर लेंगे तो दिन में 2 ही बार घास छील पाएंगे, इससे ज्यादा बेचने योग्य घास नहीं छील पाएंगे आप। और कम जब बिकेगी तो जीवन जीने लायक संसाधन ये इकट्ठा करने की स्थिति ये भी आपकी नहीं होगी। रिक्शे में बार बार सवारी ढो सकते हैं आप, ठीक है, सवारी और माल ढो सकते हैं, माल ढोने में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन फिर भी हम घास छीलना पसंद करेंगे। क्यों? उसमें किसी की गुलामी नहीं। अगर हमसे पूछो कि घास छीलना क्यों पसंद करोगे, इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें गुलामी नहीं। ये 5 मन की लाश हम ढोते घूमे रिक्शे पर लाद कर, और फिर हमें 20 रुपए मिले हैं, ठीक है, 20 रुपए ज्यादा है, लेकिन ये मूर्ख शिरोमणि जो रिक्शे पर बैठ रहे हैं, इनकी किसी गुणवत्ता और योग्यता, हम कितना भी योग्य क्यों ना हो, ये गधे प्रसाद हो, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए हम अपना जमीर किसी के पास गिरवी रख दें, क्यों करें ऐसा? ये दृष्टिकोण है जीवन के, और ये आपके आसपास के वातावरण से निर्मित होते हैं। और ये आपको चीजों पर देखने का एक तरीका ये देते हैं। एक तरीका ऑस्टिन का है, एक तरीका सामंड का है। सामंड कहते हैं कि स्वामित्व क्या है? व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध नहीं है, ये अधिकार और व्यक्ति के बीच का संबंध है। वो अधिकार जो उस घटना के कारण व्यक्ति को वस्तु पर प्राप्त हो गया, ठीक है, और जो अधिकारों का समुच्चय है, केवल एक अधिकार नहीं, जिसे सुविधा के लिए एक अधिकार के तौर पर कह दिया गया है, इसका समुच्चय, इसके और व्यक्ति के बीच का संबंध है। और यह अधिकार एक विशेष घटना के कारण केवल मूर्त वस्तुओं पर आपको मिलता हो ऐसा नहीं है, यह अमूर्त वस्तुओं पर भी आपको मिल सकता है। जैसे प्रतिलिपि अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, ये सारे वस्तुओं पर मिले अधिकार थोड़ा ही है। ख्याति का अधिकार, अब सामंत वही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऑस्टिन के युग में इस प्रकार के अधिकार थे नहीं, इसलिए उन्होंने व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध माना। अब आगे कॉपीराइट या इस प्रकार की, क्योंकि जो सृजन है, ठीक है, उसे कला मान लिया गया, ठीक है, और जो सृजनात्मक वृत्ति है आदमी की, उसने भी संपत्ति को उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आदमी काम करते करते पतन हुआ, पतन होने के कारण से उसे मनोरंजन की जरूरत हुई, या उससे पहले उसी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने जो अनुभव किया था, उन्होंने उस अनुभव को पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दिया। अब उस पुस्तक को उसने पढ़ना चाहा, तो अनुभव तो उनका था, वो कायदे तो पढ़ने के लिए, तो उन्हें पैसा दो, भाई उन्होंने भी तो मेहनत की। तो इस सृजन के काम ने मनुष्य के लिए संपत्ति इसे पैदा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब सवाल यह, अगर व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है, तो मेहनत किसी की हो, बुक बाइंडर जिसने बुक लिखी, ठीक है, फिर तो सृजन उसका माना जाएगा, ठीक है। हम बोलते गए लिखी इनने, तो व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है, वस्तु तो इनने तैयार की, क्या इन्हीं ने तैयार की? वाकई तो हमने तैयार की। अब इस असंगति के बीच, इस विसंगति के बीच विधायकों को समाधान देना है, इसलिए सामंड आ गए, और सामंड ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध ही नहीं है,
ये व्यक्ति और अधिकार, इसके बीच का संबंध है। सबकी अपनी जरूरत है, उस मुताबिक बात करते हैं। और सामन ने जब यह व्याख्या की तो मूर्त वस्तुओं अमूर्त वस्तुओं सब पर स्वामित्व का अधिकार संभव हो गया। और अगर आपको किसी पर व्यक्ति की संपत्ति से लाभ लेने का कोई हक था तो वो भी पर संपत्ति में आपका अधिकार, पर संपत्ति में आपका स्वामित्व, इस रूप में बात करना संभव हो गया, यानी सुखाधिकार। ठीक है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति ख्याति और सांपत्तिक संपत्ति जैसे एसी, टीवी, फलाना डिबाका, ये सारी सभी में सांपत्तिक अधिकारों की व्याख्या ये संभव हो गई, क्योंकि स्वामित्व तो सांपत्तिक अधिकार है ना। तो सामंत की आलोचना में ड्यूगिट ने कहा कि ये बेकार की बात। इनफैक्ट तो व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है। व्यक्ति जो भी अधिकार उस काम के कारण हासिल करता है, किस पर करता है? वस्तु पर। ये तो मुंह बजाना है कि साहब वो अधिकार को स्वत्वाधीन करता है। प्रोफेसर कुक आए, प्रोफेसर कुक ने कहा कि कतई बेवकूफी की बात, अधिकार तो हमें हमेशा था, उपभोग का अधिकार हमें नहीं है, हम क्या उपभोग, यानी उन्होंने अधिकार को क्षमता के रूप में माना। प्रोफेसर कुक ने कहा कि आदमी के पास अधिकार तो हमेशा है। अब है क्या, कुक का दृष्टिकोण अधिकार के संबंध क्षमता का है। वो कह रहे व्यन का अधिकार नहीं है क्या व्यक्ति को, यानी व्यन की क्षमता नहीं है, कहना वो ये चाह रहे हैं। लेकिन आप व्यन के अधिकार को प्रयोग किस पर करेंगे? वो तो विषय वस्तु पर करेंगे। तो आपका व्यन का अधिकार सार्थक तो तब बना जबकि विषय वस्तु की कल्पना वो विषय वस्तु से जुड़ जाए, अन्यथा उस अधिकार का मतलब क्या है? तो प्रोफेसर को कहते हैं कि अधिकार तो आदमी के पास हमेशा थे, लेकिन उन अधिकारों का कोई अर्थ या कोई मतलब तो तब बना ना जबकि विषय वस्तु आ गई। इसलिए यह कहना कहां तक ठीक होगा कि साहब ये अधिकारों का समुच्चय, इसका विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं, तो बात ही गलत है। ठीक है ना? तो फिर तो कुक ने यह कहा, कोकोरेट आए, उन्होंने यह कहा कि यह व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है, साफ साफ दिखाई दे रहा, और वस्तु भी वो जिसका आर्थिक उपभोग हो सकता है। उनका स्वामित्व तो आप किस पर क्लेम करते हैं? जिसका आर्थिक उपभोग संभव है। कूड़ा भी तो आपका स्वामित्व, आपके स्वामित्व में है, आप ही काम पैदा हुआ भाई, कोई हमने थोड़ी कर दिया, किया तो आप ही ने। तो कूड़े पर आप कोई स्वामित्व तो क्लेम नहीं करते। तो प्रोफेसर कोकोरेट ने कहा कि ये ऐसी विषय वस्तु, उन्होंने और सुधार किया, परिमार्जित किया परिभाषा को। उन्होंने कहा कि आपका ये है वस्तु से संबंध है, किंतु ऐसी वस्तु से संबंध है जो जिसका आर्थिक उपभोग हो सकता है। ठीक है ना? आर्थिक उपभोग जिसका संभव है उस विषय वस्तु से संबंध है। आपका स्वयं सामंत के शिष्य जिन्होंने उन्हीं की पुस्तकों को संपादित किया है, वे भी उनके विचारों से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वो बात वही होती है कि शिष्य हमेशा गुरु से आगे ही जाएगा, तो वो असहमत तो हो गई। तो उन्हीं के जो शिष्य हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि स्वामित्व तो अमूर्त विचार है, मतलब शुद्ध रूप में स्वामित्व तो अमूर्त विचार है, जिसे बाद में विषय वस्तु से जोड़ दिया गया है। जबकि उलट है, विकास पहले स्वामित्व को विषय वस्तु के संबंध में देखा गया, बाद में यह अमूर्त विचार है, इसकी जानकारी लोगों को हुई या इस दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता लोगों में आई। ये जो क्रम है विकास का उसे उल्टे दे रहा है, इस रूप में भी कहा गया। ऑस्टिन ने विषय वस्तु और व्यक्ति के संबंध के तौर पर स्वामित्व को परिभाषित किया। ठीक है, और स्वामित्व को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि स्वामित्व उपभोग का अधिकार है। ठीक है, और असीम उपभोग का अधिकार है। ऑस्टिन ने स्पेसिफिकेशन लगा दिया, और यहीं पर ऑस्टिन की आलोचना होगी कि असीम उपभोग का अधिकार है, असीम व्ययन का अधिकार है, और अनिर्बंधित व्ययन का अधिकार है, असीम उपभोग का अधिकार और असीम व्ययन का अधिकार। ऐसे मतलब उन्होंने कोई स्वामित्व पर कोई सीमा ये स्वीकार नहीं की, और स्वामित्व मुख्यतः 3 प्रकार के अधिकारों का समुच्चय ये माना है। प्रयोग का अधिकार, व्ययन का अधिकार और अंतरण का अधिकार।
इस सबको माना है और सबको असीम माना है, अनकंट्रोल्ड। और इस पर आलोचना हुई है कि उपयोग का अधिकार, इस पर भी दो तरह से प्रतिबंध संभव है। व्यक्ति स्वयं लगा ले, हमने बंधक कर दिया, हमने पट्टा कर दिया, तो क्या बंधकदार के कोई अधिकार नहीं है? पट्टेदार के कोई अधिकार नहीं है? ठीक है ना। तो असीम कैसे हो गया? असीम का अर्थ तो कोई सीमा ना हो। कानून भी सीमा लगा सकता है, कानून ने सीमाएं लगाई हैं। कानून कहता है कि आप अपनी संपत्ति को यहां तक कि नष्ट भी नहीं करेंगे जो दूसरे के लिए हानि करो। यानी जब सहारे का अधिकार सुखाधिकार के तौर पर मिल जाता है, तुम अपनी ही दीवार हटा नहीं सकते। ठीक है, दीवार तुम्हारी है, लेकिन सहारे का अधिकार उसने अर्जित कर लिया है, इसलिए नहीं कर हटाएंगे आप अपनी संपत्ति भी ऐसे नहीं कर सकते। उपभोग अंतरण का अधिकार उन्हें कहां है सीम? कपटपूर्ण अंतरण कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे, कानून शून्य कर रहा है। ठीक है, लेनदारों के विकल्प पर उसे शून्यकरण नहीं बनाया दे रहा है, कहां कर पा रहे हो? वो कहते हैं कि ये उत्तराधिकार योग्य होता है स्वामित्व, तो साहब जो सुखाधिकार है वो भी उत्तराधिकार योग्य होता है। ठीक है भाई, अगर आपको किसी भूमि पर सुखाधिकार अर्जित है तो आपसे भी उत्पन्न अधिकार के अधीन जो दावा करेगा उसे भी मिलेगा। आप अंतरित कर दो, जो अतिरिक्त होगा उसे भी मिलेगा। ठीक है, तो खाली स्वामित्व ही उत्तराधिकारी योग्य होता है, ये कहां है? तो पैटर्न ने कहा कि दरअसल है क्या कि आस्टिन पूर्ण स्वामित्व की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भूल गए हैं कि इन्हें कहना चाहिए कि हम पूर्ण स्वामित्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वामित्व तीन तरह का है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व ऐसा भी हो सकता है जो पूर्ण हो, यानी सारे विशेषाधिकार, सारी चीजें स्वामी में ही निहित है। अधिकार मतलब, स्वामित्व का मतलब क्या हुआ? अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्ति आदि आदि का संग्रह, ये एक ही व्यक्ति में निहित है, तो पूर्ण। और उनका ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित हो, यानी चरम स्वामित्व एक व्यक्ति में हो, लेकिन स्वामित्व के कारण से, चरम स्वामित्व के कारण से जितने अधिकार प्राप्त हैं उनमें से कुछ फॉर द टाइम बिंग किसी को प्राप्त है। ठीक है, सेम समय जैसे कब्जे का अधिकार किसी को है, उपभोग का अधिकार किसी को है, मकान उस समय मेरा है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा यह कि एक मैग्नेटिक कोर यानी चुंबकीय बीज कोश हम में है, हम स्वामी है सारी चीजों के, और हमने सबको बांट रखा है। जैसे राज्य परम स्वामी है, उसने खेत सबको दे रखे हैं, परम स्वामी हम, ये भी हो सकता है। तो पैटर्न ने कहा कि ये तीन बातें देखना ऑस्टिन भूल गए, इसलिए ये गड़बड़ हुई है, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं। तो ऑस्टिन है, सामंड है, इन्होंने परिभाषित किया, प्रोफेसर हाफील्ड है, मेटलैंड है, वो हाँ पोलक है शायद, ठीक है, हाफील्ड पोलक, हाँ ठीक है, इन लोगों ने भी अधिकार को परिभाषित किया। और पोलक और हाफील्ड ने जो स्वामित्व को परिभाषित किया है अधिकारों के समुच्चय के रूप में, उन्होंने विषय वस्तु, ऑस्टिन ने विषय वस्तु और व्यक्ति के संबंध के तौर पर स्वामित्व को देखा है। सामान्य ने अधिकार और व्यक्ति के बीच संबंध को स्वामित्व के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व जिस संकल्पना का नाम है, वह संकल्पना अधिकार और व्यक्ति इसके बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए उच्चारित की जाती है। ठीक है ना। स्वामित्व को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि विषय वस्तु और व्यक्ति के बीच जो संबंध मौजूद है उसको शब्द और आवाज देने के लिए स्वामित्व नाम की संकल्पना का उच्चारण ये किया जाता है। हाफील्ड, पोलक और पैटर्न, ये तीन विचारक हैं जो अधिकारों के समुच्चय के तौर पर स्वामित्व को परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं स्वामित्व एक ऐसी संकल्पना है जिसे अधिकारों के गट्ठर को आवाज देने के लिए, अधिकारों के एक गट्ठर को शब्द देने के लिए, ठीक है, उच्चारित किया जाता है। स्वामित्व एक ऐसी संकल्पना है। हाफील्ड कहते हैं कि बाल्टी में पानी है, बाल्टी भर पानी है, तो बाल्टी भर पानी है
लेकिन बाल्टी की सारी बूंदों को अलग किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि बाल्टी भर पानी बूंदों का संग्रह है, यह भी कहा जा सकता है। हमने कहा ना, देखने के दृष्टिकोण है बस, और कुछ भी नहीं। और जब आप विभिन्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, अगर आपके पढ़ने का दृष्टिकोण यह हो जाए कि आदमी एक तरह से चीज को नहीं देखेगा, वो चीज को उस तरह देखेगा जैसा वो है, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिनके से। चोरी को इस रूप में देखा जा सकता है जो कन्फ्यूशियस ने देखा है। वो कहता है चोरी उसने की है जिसने आवश्यकता से अधिक संग्रह किया। ठीक है, चोरी क्या है? चोरी यही तो है, अनाधिकृत संपत्ति का अर्जन। अनाधिकृत संपत्ति का अर्जन यही तो है भाई। संपत्ति का अर्जन आपको उस तरह मतलब अपने श्रम से संपत्ति का अर्जन करना चाहिए। जब आप अपने श्रम से संपत्ति का अर्जन नहीं करते तो आप चोरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? तो चोरी इनफैक्ट क्या हुआ, तात्विक तौर पर क्या हुआ? अनाधिकार संपत्ति का अर्जन, यही है। आपका अधिकार किस पर हो सकता है? अगला सवाल। आपका उस पर अधिकार हो सकता है जो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपका अधिकार नहीं हो सकता किसी चीज जो आपकी आवश्यकता से अधिक है, उस पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है? ठीक है, उस रूप में कि ये आपके ही पास रहना चाहिए, इस रूप में अधिकार कैसे हो सकता है? आपकी आवश्यकता से अधिक। अगर आप कहते हैं हमने अपनी स्किल से पैदा किया इसलिए मेरे पास रहना चाहिए, तो उस स्किल में सिर्फ आप ही तो नहीं है। ठीक है, उस स्किल के प्रयोग के लिए बिजली की जरूरत हुई होगी तो राज्य ने दी होगी। उस स्किल के प्रयोग के लिए सड़क का उपयोग जरूरी होगा तो यानी समाज ने भी तो सहयोग किया है। तो वॉट एवर यू possess, that must belong exclusively to you। ये कैसे क्लेम हो सकता है? ये तो बात ही गलत है। तो जो कुछ आपके पास आवश्यकता से अधिक है वो चोरी है, ये एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है। इसलिए जिसे आप चोर के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हो, चोर वो नहीं है, तुम हो। तुमने आवश्यकता से अधिक अर्जित कर रखा है। वो तो विवश आदमी है, वो तो मजबूर आदमी है। ठीक है, दृष्टिकोण ये भी हो सकता है सोचने का। हम सिर्फ आपको दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं। आप कहते परिभाषा याद नहीं होती, परिभाषा तो बड़ी मजेदार है। परिभाषा जरा सोचिए तो उन पे, परिभाषा तो है ही नहीं कुछ। लेखक का अपना दृष्टिकोण है, देखने का ढंग है उसका, विचारक का अपना ढंग है। और सबके अरे भाई विचार जानने में तो मजा आता है। हमने कहा कानून में मजा ये आना चाहिए। ये बौद्धिक एक्सरसाइज है, आनंद आता है इसमें। एक दृष्टिकोण उनका, एक दृष्टिकोण हाफिज का भी दृष्टिकोण ठीक है कि बाल्टी भर पानी है, बाल्टी से बूंदे अलग कर दो तो भी तो बाल्टी भर पानी है। सारी बूंदे इकट्ठा कर दो फिर बाल्टी है। ठीक है, तो सवाल यह है कि ऐसे अधिकार है जिसे बाल्टी भर पानी बूंदों का संग्रह है, ऐसे अधिकारों का संग्रह। स्वामित्व तो अधिकारों का संग्रह है। ये अधिकार अलग अलग करते हैं तो बहुत सारे स्वामी आ जाएंगे। ये निश्चय स्वामी, ठीक है, न्यासवत स्वामी, पूर्ण स्वामी, ये सब कल्पनाएं आ जाएंगी। ये थोड़ी असीम है स्वामित्व, असीम का कोई मतलब नहीं। और इन परिभाषाओं ने सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करने में बड़ा सहयोग किया है और सामाजिक व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि स्वामित्व तो सांपत्तिक अधिकारों का नाम ये रखा गया ना। और संपत्ति ये मनुष्य की भूमिका को निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका इसमें आ गई। इसलिए कानून के लिए जरूरी हो गया कि स्वामित्व को रेगुलेट करे।
क्योंकि स्वामित्व तो सांपत्तिक अधिकारों का नाम है ना, और जो स्वामित्व सांपत्तिक अधिकारों का नाम है, तो जो लोग ज्यादा संपत्ति के स्वामी हो गए, समाज में उन्होंने प्रमुख भूमिका इसको निभाना शुरू कर दिया। आप आज देखते भी हो, बड़े आदमी समाज को नियंत्रित करने की स्थिति में है, और तुम्हें पता भी नहीं होता वो तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करते हैं, तुम्हें पता भी नहीं होता। टीवी देखते हो, वो तुम्हें जो बता देते हैं 70% लोग तो उसे सच ही मानते हैं। ठीक है, वो सच, हम ये नहीं कहते टीवी पर जो कुछ आता है वो सब झूठी होता है, ये मेरा कहना नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का आदमी एक चरम पर फिर दूसरे चरम पर, बीच की बात ही नहीं करता। ठीक है, या तो टीवी पे सब गलत या टीवी पे सब सही। ठीक है, टीवी पर गलत भी हो सकता है, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन टीवी पर ब्रह्मवाक्य आ रहा है यह मानना गलत। तो और टीवी है किसका, चैनल किसका है? जिसके पास संपत्ति का बहुत सारी संपत्ति है। तो संपत्ति ने मनुष्य की भूमिका को समाज में बदल कर रख दिया। ठीक है ना, और जो समाज की भूमिका, ठीक है, मनुष्य की जो सामाजिक भूमिका है, समाज में जो मनुष्य की भूमिका है वो बदल गई संपत्ति के कारण, और मनुष्य की जो भूमिका हो गई वो हो गई जो कानून की भूमिका है। कानून व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करता है, ये संपत्ति व्यक्ति के अधिकारों को विनियमित करने की स्थिति में आ गई। ठीक है ना, संपत्ति यानी स्वामित्व, क्योंकि संपत्ति और स्वामित्व ये एक ही जैसी बातें हैं। यानी संपत्ति न हो तो स्वामित्व का कोई मतलब नहीं, और स्वामित्व न हो तो संपत्ति, इसकी कल्पना सहज नहीं है। दोनों की कल्पना एक साथ है। इसीलिए हिंदू विधिशास्त्र आपकी किताबों में लिखा निरूपक भाव का प्रयोग करता है, यानी एक दूसरे को निरूपित करने के लिए एक दूसरे का प्रयोग होता है। एक के बिना दूसरे की कल्पना यह संभव नहीं है। तो जो सामाजिक भूमिका है वो संपत्ति या स्वामित्व के कारण बदल गई है। इसलिए संपत्ति ने वो भूमिका समाज में निर्वाह करनी शुरू कर दी जो कानून की भूमिका है, उसने व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करना शुरू कर दिया। और जब यह स्थिति आई तो स्वयं स्वामित्व को कानून ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और कानून ने संपत्ति को, स्वामित्व को अपनी एक संस्था बना लिया। संस्था का अर्थ समझ लीजिए। संस्था का मतलब क्या होता है? संस्था का मतलब होता है, कॉलेज एक संस्था है, भवन नहीं कॉलेज का, कॉलेज एक संस्था है। ठीक है, कांग्रेस एक संस्था है। कहां है कांग्रेस? आप नहीं दिखा सकते कांग्रेस कहां है। आप कहोगे ये, हम कहेंगे कांग्रेस का भवन है। ठीक है, कॉलेज एक संस्था है। तो संस्था का मतलब क्या होता है? एक मानवीय संरचना जो नियमों से निर्मित हुई है। हम इस संस्था के मेंबर हो गए, इसके मतलब यह संस्था अपने निर्माण के लिए जिन नियमों को प्रतिपादित करती है, हमने उनके पालन का वचन दे दिया है, हम इसके सदस्य हो गए। ठीक है, संस्था क्या है? एक मानवीय रचना है जो नियमों से मिलकर बनी। जैसे तुम्हारी रचना हड्डी, खून, सेल्स, इनसे हुई है, ऐसे संस्था की रचना नियमों से हुई है। और वो क्या करती है? मानव आचरण को विनियमित करती है कैसी? मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं, मानव निर्मित है। ठीक है, संस्था ही है। तो जब संपत्ति ने अपनी भूमिका को चेंज किया समाज में, और संपत्ति दूसरों के अधिकारों को नियंत्रित करने की भूमिका में आ गई, जो कि कानून का काम था, तो फिर लोक विधि ने, यानी जो देश का कानून था, उसने संपत्ति को अपनी संस्था बनाया। यानी उसने परिभाषित करना शुरू किया कि तुम कितनी संपत्ति रखोगे, यानी कितना स्वामित्व रखोगे भौतिक पदार्थों में, कितना नहीं रखोगे, यानी स्वामित्व पर निर्बंधन ये लगाने शुरू कर दिए। और आज की तिथि पर
रेनर विधि शास्त्री है, उसने ये अध्ययन प्रस्तुत किया और उसके अध्ययन का आधार क्या, उसने समाज को देखा, ठीक है, एक समाज को देखा और फिर उसने अंदाजा लगाया कि कानून क्या काम कर रहा है। इनफैक्ट वो सॉरी कानून कह रहे, संपत्ति या स्वामित्व तो क्या काम कर रहा है सोसाइटी में। उसने देखा कि संपत्ति या स्वामित्व तो अपने जन्म के समय से लेकर आज तक मनुष्य की भूमिका को निर्धारित करने का काम यह कर रहा है, और यह काम लोक विधि का काम है। और इसलिए उसने फिर अपने अध्ययन को देखा, अध्ययन किया, तो ऑब्जर्वेशन की पद्धति से उसे पता लगा कि कानून लोक विधि की संस्था बन चुका है, कानून लोक विधि की संस्था बन चुका है। यह उसका निष्कर्ष है। रेनर ने जो अध्ययन प्रस्तुत किया है उसका यह निष्कर्ष है कि कानून आज की तिथि पर लोक विधि की संस्था है, ठीक है। लोक विधि कानून, लोक विधि स्वामित्व को कानून अगर कहीं कह गए हो तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लें। रेनर ने अध्ययन प्रस्तुत किया है कि आज की डेट पर स्वामित्व या संपत्ति लोक विधि की संस्था है। लोक विधि जैसा जैसा चाहेगी वैसा स्वामित्व आपको प्राप्त होगा, अर्थात संपत्ति में वैसे अधिकार आपको प्राप्त होंगे जैसा लोक विधि चाहेगी। ये प्रयोग की दृष्टि से असीम आदि आदि, अब आपकी मर्जी पर स्वामित्व तो नहीं बचा, आपकी दृष्टि पर संपत्ति नहीं बची, आपकी अपने मन से कुछ नहीं बचा, बल्कि यह लोक विधि की संस्था है। संस्थाएं अर्थात संपत्ति और स्वामित्व को नियमों के अधीन कर दिया गया है, ठीक है ना, नियमों के अधीन कर दिया गया है ताकि यह मानव आचरण, उस मानव के आचरण को जो उस संपत्ति को या स्वामित्व को धारित करने का अधिकार दावा कर रहा है, उसके आचरण को विनियमित किया जा सके। अर्थात वो जो दूसरों से संबंध स्थापित कर रहा है या दूसरों के संबंध में, समाज के संबंध में जो व्यवहार कर रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए लोक विधि की एक संस्था बन गया स्वामित्व। एक डेफिनेशन ये भी है रेनर की, एक डेफिनेशन हाफील्ड की आई, ये अधिकारों का समुच्चय है। पोलक ने भी डेफिनेशन यही दी है कि अधिकारों का समुच्चय है। उसने कहा कि व्यक्ति के वस्तु के संबंध में बहुत सारे अधिकार होते हैं, घूमने का, टहलने का, बेचने का, बहाने का, जो भी है, इन सब अधिकारों का समुच्चय ये स्वामित्व है। इसी ढंग की परिभाषा पैटर्न ने की। पैटर्न ने इसमें थोड़ी वृद्धि कर दी, तो आदमी जितना लेट आएगा उतनी ही मॉडर्न बात करेगा, तो पैटर्न ने इसमें थोड़ी वृद्धि कर दी है। पैटर्न ने कहा कि स्वामित्व क्या है, उन्होंने कहा कि ऋण लेने के लिए प्रतिभूति के तौर पर, ठीक है, उपयोग करने का अधिकार, यह भी स्वामित्व के अंतर्गत है। इच्छा पत्र के द्वारा उसका व्ययन कर देने का अधिकार, यह भी स्वामित्व के अंतर्गत अधिकार है। ये सारे अधिकार मिलाकर स्वामित्व ये कहलाता है, ओनरशिप कहलाता है। यानी इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। इसी रूप में हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी परिभाषित किया है कि इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। अब आप देख लें, वही हम जो पहले कहते हैं कि राजा तो बहुत हुए, विक्रमादित्य को याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीजों की संकल्पनात्मक व्याख्या करता है। हमने आपको बताया था कि विक्रमादित्य से प्रश्न हुआ कि इन तीन व्यक्तियों में इस स्त्री का पति होने योग्य कौन है? उन्होंने कहा कि जिसने इसको जीवन दान दिया वो तो पिता है, क्योंकि वो इसके होने का कारण है, और पिता वो है जिसके जो आपके होने का कारण है। इसने, ठीक है, आपका परम संरक्षण इसको दिया है, जीवन दिया है। जीवन से ज्यादा संरक्षण और कुछ भी नहीं है, संरक्षण की उच्चतम अवस्था है, ठीक है ना। और इसने जीवन दिया इसलिए पिता है, क्योंकि पिता का काम संरक्षण देना है। वो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से पिता की व्याख्या कर रहा है, इसलिए वो महान है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, क्योंकि वो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से चीजों को देखता है। और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से खाली वही थोड़ी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कोई वो नहीं लगता, कभी भी हम वो बातें नहीं कहते कि अब तक उन्होंने नहीं रिट जारी की है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए,
भिन्न प्रकार के तो नहीं है राइट, अब ऐसा कुछ नहीं बोलते, अब तो ठीक है, जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से वो बोल सकते तो हम नहीं बोल सकते, हमें ऐसे कौन सी कमी है, ठीक है। तो उन्होंने भी, क्योंकि वो भी तो इन्हीं विचारकों को पढ़कर अपना विचार बनाते हैं, उन्होंने भी इसी रूप में माना है, इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। मैटर ने भी इसी रूप में माना है। तो संकल्पना और जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा ये हुआ। अब स्वामित्व ने सामाजिक व्यवस्था इसमें किस भूमिका का निर्वाह किया है, इस पर कल 12 बजे बात करेंगे। और कल इस विषय पर बात करते ही समय स्वयं पित्रोदा की भी बात करेंगे कि स्वामित्व ने किस भूमिका का निर्वाह किया है समाज की व्यवस्था के विनियमन में, और स्वयं पित्रोदा के स्टेटमेंट की क्या रिलीवेंसी और क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आज की डेट पर हो सकती है, इस पर बात करेंगे कल 12 बजे, 1-1.5 घंटे में कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और जो है फिर स्वामित्व खत्म, फिर कब्जे की बात करेंगे।